ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने किया मेहताब बाग का निरीक्षण। सैलानियों के लिए बाग को बनाया जाएगा और अधिक आकर्षक। पर्यटकों को ताजमहल के दीदार का मिलेगा कम समय। रात्रि दर्शन को खुल सकता है ताजमहल। लपकों और हॉकर्स पर विभाग लगाए लगाम। भारतीय जनता पार्टी ने किया नए आवंटित शराब के ठेकों का विरोध। जिलाधिकारी को दी चेतावनी, जल्द करें ठेकों का निरस्तीकरण, अन्यथा होगा आंदोलन। और नगर निगम पर दलित बस्तियों में जन समस्याओं को लेकर बसपाइयों का प्रदर्शन। विभागीय लोगों को दी चेतावनी, बाबा साहेब की जयंती से पहले सुधारें काम। शहर भर में आवंटित हुए शराब के नए ठेकों के खुलने के साथ ही अब इनका विरोध भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में भाजपा ने जिला मुख्यालय पहुंच जिलाधिकारी का घेराव कर इन ठेकों को निरस्त करने की मांग की। ऐसा न करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। ताजनगरी आगरा में आजकल शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में नए आवंटित हुए शराब के ठेकों का विरोध शुरू हो गया है। ये वो ठेके हैं जो नियमानुसार गलत जगह यानी धार्मिक स्थलों व शिक्षा भवनों के पास आवंटित कर दिए गए हैं, जिससे आए दिन स्थानीय लोगों व महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर शाहगंज, रामनगर, दयालबाग, लोहा मंडी समेत कई इलाकों के लोगों ने पहले तो इन दुकानों के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जब प्रशासन ने इनकी सुनवाई नहीं की तो ये सभी एकत्रित होकर जिलाधिकारी आगरा के पास पहुंच गए। इस दौरान इनके साथ भाजपा के विधायक व नेतागण भी साथ थे, जिन्होंने इन शराब की दुकानों के विरोध में आगरा जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया और मांग की कि नए आवंटित हुए ठेकों की जाँच कराई जाए। गलत स्थान पर पाए जाने पर उनको बंद करके वहां से हटाया जाए। यदि शीघ्र ऐसा नहीं किया गया तो भाजपा स्थानीय जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। एक तो आगरा शहर में इस समय शराब की नई नई दुकानें खुल रही हैं, उससे जनता बड़ी आक्रोशित है, उद्वेलित है। उसमें एक तो जो आवंटन स्थल है, उस आवंटन स्थल पर दुकान ना खोलकर ठेकेदार अपनी सुविधानुसार या अपने स्वार्थ के अनुसार दुकान खोल रहा है कि पूरे आगरा की नई दुकान जहाँ खुल रही है उनके सर्वे कराइए। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर टर्म्स कंडीशन के विपरीत हो, दूसरा जहाँ आवंटन ना हो, तीसरा जहाँ जनता विरोध कर रही हो, वहाँ के अलावा कहीं भी खुलवाएं तो उस पर वो मुतमईन है। आगरा क्षेत्र में जगह जगह मारुति स्टेट, लोहा मंडी, जगदीशपुरा क्षेत्रों में और भी शहर के सारे क्षेत्रों में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर का मनमाने तरीके से उन्होंने शराब के ठेकों को आवंटित कर दिया है और किसी भी तरह के मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। कहीं पर मंदिर हैं तो कहीं पर विद्यालय हैं, उनका ध्यान नहीं रखा गया है और क्षेत्रों में हाहाकार है। जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो जिलाधिकारी जी महोदय जी को हम यही अवगत कराने के लिए आए थे। जिलाधिकारी जी महोदय को हमने 3 दिन का समय दे दिया है कि सर आप 3 दिन के अंदर जांच करवा के और ऐसे जो भी अपराधी हों जिनकी इसमें जांच के घेरे में जो लोग पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और ऐसे ठेकों को वहाँ से जल्द से जल्द हटा दिया जाए। नहीं करेंगे तो आगरा की जनता को सड़कों पर आकर के ठेकों के खिलाफ में और आंदोलन करना पड़ेगा। बीती 31 मार्च से लापता हुए बैटरी रिक्शा चालक का अभी तक कोई सुराग न लगने से गुस्साए परिजनों ने थाना हरिपर्वत पर पहुंच हंगामा किया और स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई में देरी के आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी कई बैटरी रिक्शा चालकों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। थाना हरिपर्वत पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे ये सभी बैटरी रिक्शा चालक राजा के परिजन हैं, जिनका आरोप है कि राजा बीती 31 मार्च से गायब है और पुलिस को अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। लगातार पुलिस से संपर्क करने पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी के बाद गुस्साए परिजनों ने थाना हरिपर्वत का घेराव कर नारेबाजी की और आरोप लगाए कि पुलिस जानबूझकर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसी के साथ पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पहले भी बैटरी रिक्शा चालकों के साथ इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी शिकायत थाना स्तर पर की गई थी, पर तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई न कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एक गिरोह है जो लगातार बैटरी रिक्शा चालकों के साथ जहरखुरानी की वारदातों को अंजाम दे लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस घटना के पीछे भी उसी गैंग का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। मामला ये है कि लड़का 31 तारीख से बहरी है और अभी तक उसकी कोई छानबीन नहीं हो पाई है। अब पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, क्या कर रही है,
कोई डिसीजन प्रॉपर मिल नहीं पा रहा, कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। तो मामला यही है, मेरा बच्चा 9 दिन से भगवान टाकी चौराहे पे थे, गायब हुआ, रिक्शा वालों के बीच में था और अभी तक मेरे बच्चे की कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भी नहीं ढूंढा, अभी तक ढूंढ रही है, तो कोई सुराग तो मिलना चाहिए। मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। मेरे बच्चे का नाम राजा। ये जो है जहर खुराकी दे करके बैटरी रिक्शा को चोरी करते हैं। कहीं पे कोई लड़का मिलता है, जहर के नशे में मिलता है, हॉस्पिटल में इलाज चलता है, फिर उसका 2-3 दिन बाद मिल जाता है। ये 7 में ही बाहर ये लड़का किडनैप हुआ है। आगरा नगर निगम में कर्मचारियों की हरकतों के चलते 2 बार निगम अधिकारियों को शर्मसार होने को मजबूर होना पड़ा। बावजूद इसके निगम अधिकारी अब भी कोई सबक नहीं ले रहे। पहला मामला हॉस्पिटल से वसूले गए पैसे का था, तो वहीं दूसरा मामला निगम में एक ठेकेदार द्वारा बाबू की टेबल से फाइलें फेंकने का। मामलों में निगम अधिकारी लिपापोती करने में लगे हैं और किसी भी लिखित शिकायत की न मिलने की दावा कर रहे हैं। नगर निगम में कहीं कर्मचारी अवैध वसूली से निगम अधिकारियों का सर शर्म से झुका रहे हैं, तो कहीं ठेकेदार ऑन ड्यूटी बाबू की टेबल से फाइलें फेंक देता है। अधिकारियों को पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। आखिर क्या कारण है कि मामला संज्ञान में आने के बाद भी अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं, या फिर कर्मचारी और ठेकेदार इतने दबंग हैं कि अधिकारियों पर उनका बस नहीं चलता। इस मामले पर जब निगम अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया, तो हर बार की तरह इस बार भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए और दोनों मामलों में किसी भी तरह की लिखित शिकायत न आने की बात कहते नजर आए, वो भी ऑफ कैमरा। इस पर अब सवाल उठता है कि जब आरोपियों को निगम अधिकारी भली भांति जानते हैं और पूरा मामला भी संज्ञान में है, तो भला क्यों अधिकारी इन पर कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। अगर यही होता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन किसी ठेकेदार की हिम्मत इतनी बढ़ जाए कि कोई घटना को अंजाम दे दे और अधिकारी सिवाय पछतावे के कुछ ना कर पाए। बहरहाल दोनों मामलों का चर्चा इन दिनों निगम में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश सरकार के आदेश पर परिवहन विभाग ने सभी बस अड्डों पर यात्रियों के लिए फ्री साइकिल सेवा शुरू की है, जिसमें ग्रामीण इलाकों से मुगलिया इमारतों को देखने आने वाले यात्रियों को ये सुविधा दी जाएगी। साइकिल सेवा के लिए यात्रियों को अपना ID और एड्रेस प्रूफ देना होगा, जो साइकिल वापसी के लिए जमानत के तौर पर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने रोडवेज के प्रत्येक बस अड्डे पर अपने चुनाव चिन्ह की सेवा देना शुरू कर दी है। जी हां, ISBT बस अड्डे पर बसों से उतरने वाले यात्रियों को विभाग साइकिल सुविधा मुहैया कराएगा, जिसका प्रयोग करके कोई भी यात्री आगरा में कहीं भी घूम सकता है और यात्रा का आनंद ले सकता है। इस सेवा को विशेषकर उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो ग्रामीण इलाकों से शहरों में काम करने आते हैं और वो लोग जो बाहर से आगरा घूमने आते हैं। इस सेवा का लाभ कोई भी व्यक्ति अपना ID और एड्रेस प्रूफ और बस से यात्रा करने वाला टिकट बतौर जमानत के तौर पर जमा करके ले सकता है। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से यात्री हमारी परिवहन निगम की बसों में यात्रा करके आते हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से आने के बाद शहर में कुछ काम होता है, उनकी सुविधा के लिए साइकिलें हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से परिवहन निगम की बस में यात्रा करके आएँ और यदि उनको लोकल यहाँ कोई काम है तो बस अड्डे पर हमारी साइकिल उपलब्ध है, वो उनको ये साइकिलें उपलब्ध करा दी जाएंगी। जिसका प्रोसेस ये है कि वो आकर के अपना टिकट दिखाएंगे, जिस टिकट पर उन्होंने परिवहन निगम की बस में यात्रा करी है, अपनी एक आइडेंटिटी ओरिजिनल रूप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उनको निःशुल्क ये साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी। अपना काम खत्म करने के बाद वो अपनी साइकिल यहाँ डिपॉजिट करेंगे और अपनी आइडेंटिटी जो इन्होंने डिपॉजिट की थी उसको वापस लेंगे। हमारे अधिकारियों से मौखिक वार्तालाप के अनुसार उन्होंने 11 साइकिलें भेजी हैं हमारे ISBT बस स्टैंड पर। वहाँ के लिए ये अपने आगरा में जितना प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए सुरक्षा, इससे एक तो उनको लाभ मिलेगा घूमने का, जानकारी भी होगी किधर से रास्ता है क्या है, और दूसरा इनको ID प्रूफ भी अपना देना पड़ेगा, 2 फोटो हैं इनके और मोबाइल नंबर है। आगरा ARM राजेश कुमार ने बताया कि इस सेवा का लाभ लेने वाले लोगों को ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। साथ ही सेवा का लाभ मात्र 12 घंटे के लिए ही दिया जाएगा। फिलहाल इस सेवा का लाभ देने के लिए ISBT बस अड्डे पर 11 साइकिलें रखी गई हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। इस सेवा को शुरू करने का एक उद्देश्य ताज नगरी में बिगड़ते पर्यावरण को बचाना भी है, जो आने वाले समय में तेजी से लोगों में साइकिल की सवारी करने के लिए जागरूकता फैलाएगा। सपा शहर अध्यक्ष फारूक सियार के खिलाफ अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं होने लगी हैं। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष ने इसे अध्यक्ष की खुली गुंडई बताया है। गौरतलब है कि फारूक सियार पर बीते दिनों एक मिशनरी स्कूल में जाकर बवाल काटने का आरोप लगा था। प्रदेश सरकार में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामे आए दिन सुर्खियों का विषय बनते रहते हैं।
अभी पिछले दिनों सपा के एक कद्दावर नेता रंगरेलियां मनाते हुए मीडिया की सुर्खियां बने। अभी ठीक से इस मामले की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और नेता ने अपनी करतूत से सत्ता के गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी। और अब की बार कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि पार्टी की शहर इकाई के मुखिया चर्चा में हैं। बीते दिनों सपा शहर अध्यक्ष पर एक मिशनरी स्कूल में बवाल काटने का आरोप लगा था। मीडिया में खबर छपने के बाद पार्टी अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता बुलाकर सफाई भी दे डाली। कोई रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिला, हम कार्यालय में बैठ गए। भैया हम जब आए हैं, ये ज़रूरी नहीं अब आप इसी टाइम मिलें, आप कम से कम ये तो बताइए आप कितने टाइम के बाद मिलेंगे। हम 15-20 मिनट तक बैठे रहे और कोई वहाँ नहीं आया। तो उसके बाद जानकारी ये हुई, उन्होंने पुलिस में सूचना कर दी है कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक दरोगा 2-3 सिपाही आए, उन्होंने लोगों से पूछा क्या मामला, हमने कुछ बात नहीं, यहाँ तो अध्यक्ष जी मिलने के लिए बैठे हुए हैं। वो भी हैरान हुए कि बात यहाँ कुछ नहीं है और पुलिस को परेशान कर दिया, ऐसी सूचना दे दी। मेरे द्वारा किसी एडमिशन का कोई दबाव नहीं बनाया गया है, ना मेरा काम है कि एडमिशन दबाव बना के कराऊँ। अगर जनता की समस्याएं आती हैं मैं उनके लिए लिख देता हूँ प्राइवेट स्कूलों में, तो अगर वो स्वेच्छा से कर सकते हैं तो उनका अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो उसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं, हाँ जनता का नुकसान जरूर। अब शहर अध्यक्ष के ये कारनामे विपक्षी दल भी मुद्दे की तरह उछाल रहे हैं। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष ने फारूक सैयर के इस कारनामे को सत्ता का दुरुपयोग बताया है। कल उसका काम है लोगों की जन समस्याओं को हल कराना। ये बात सही है कि राजनीतिक दल के लोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभागों में लोगों की समस्या को हल कराने के लिए जाते हैं, लेकिन जो मिशनरी स्कूल के ऊपर सपा के शहर अध्यक्ष ने जिस तरीके से वहाँ पर हरकत की है वो निंदनीय कार्य है। हम किसी पर निवेदन करके यदि कोई जायज बात है तो हम दबाव डालकर काम करा सकते हैं, जायज हो, लेकिन हर एक चीज़ के नियम से नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के आधार पर काम कराया जाता है। अगर तुमको लगता है राजनीतिक दृष्टि से किसी व्यक्ति का एडमिशन कराना है, जाना आवश्यक है, तो निवेदन कर सकते हैं। कोई किसी के नियमों को तुम बदलाव थोड़ी कर सकते हो, विशेषकर गुंडागर्दी के बलबूते पर, या तुम अगर रूलिंग पार्टी के हो तो शासन के दबाव में ये गलत काम नहीं कर। भाजपा नेता शहर अध्यक्ष के इस कारनामे को खुली गुंडाई बताते हैं। पूर्व महानगर अध्यक्ष इस पूरे मामले पर सपा हाईकमान से कार्रवाई करने की मांग करते हैं। बिल्कुल ही गलत मानता हूँ, बिल्कुल भी उचित कदम नहीं मानता हूँ, और समाजवादी पार्टी जो इस समय उत्तर प्रदेश में शासन में है इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हैं, और किसी भी मिशनरी स्कूल क्या कोई भी क्षेत्र हो नाजायज तरीके से दबाव डालकर कोई भी काम कराना उचित नहीं है। गौरतलब है कि ईसाई समाज ने भी इस घटना की तीखे स्वर में निंदा की थी। शहर का ये गर्ल्स स्कूल अपनी प्रतिष्ठा के लिए वर्षों से जाना जाता है। आगरा आए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने मेहताब बाग का निरीक्षण कर आगरा को विश्व पटल पर पहुंचाने की संभावनाएं तलाशी। निरीक्षण के दौरान महेश शर्मा ने आगरा के विश्वदायी स्मारकों को संरक्षित करने पर भी चिंतन किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के साथ पर्यटन अधिकारी भी मंत्री के साथ नजर आए। पास इतनी खूबसूरत धरोहर है, ताज है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास हिमालय का 73% हमारे पास है, लेकिन मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस नगरी में खाली ताज देखने ना आए, सवेरे चलकर वो शाम को वापस हो जाए। हमारा आज का आने का मकसद है ताज के आसपास की सारी व्यवस्थाओं को सुधारना, वहाँ पर जो ताज के अंदर भीड़ रहती है उस व्यवस्था को कम कर ई टिकटिंग का शुरुआत करना, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं उनके लिए आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सुविधाएं डेवलप करना। ताज कॉरिडोर की जो करीबन 22 हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास पड़ी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास है, उसको एक हरित प्रदेश, हरित क्षेत्र के अंदर डेवलप करना, जहां पर खास तौर पर रात्रि के समय लगभग मैं समझता हूँ 12-1 बजे तक कुछ ऐसी ये जाए वाटर बॉडी, यहाँ जैसे मेहताब बाग में देख रहा हूँ कि ताज का एक इतना सुंदर व्यू यहाँ से मिलता है जितना शायद आगे से भी नहीं मिलता। अगर इस पिच के पीछे हमारे सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट भी यहाँ हैं, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं। मंत्री जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इससे पहले भी काफ़ी लोग आए, पहले मंत्री जी भी आए, लेकिन सिर्फ बातें किए, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया यहाँ का। आप ठीक कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि नई व्यवस्थाएं बदलती हैं, नई सरकारें आती हैं, नए मंत्री बदलते हैं, नए अधिकारी बदलते हैं।
और हम इस अपेक्षाओं पर आगे चलते रहते हैं कि शायद कोई आगे आने वाला आएगा, वह इस पर कुछ ना कुछ काम करेगा। आप समझिए मैं 3 महीने से मंत्री बना हूँ और 3 महीने में मेरी ये तीसरी विजिट है। एक विजिट गोपनीय थी जिसमें मुझे सिर्फ आकलन करना था, जिसमें बिना किसी सूचना के मैं आया था, किसी भी अधिकारी को किसी को भी बिना सूचना दिए। मैं 3 महीने में तीसरी विजिट हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अपेक्षा है कि आगरा को, ताज को हम एक हैपनिंग प्लेस बनाएं और पर्यटन की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने प्रदेश को मिलने वाला है। आज को रात्रि में उधर से अभी कम खुला जाता है, लेकिन ये आदेश आ गए हैं कि अब यहाँ से मेहताब बाग की तरफ से नहीं, आज हम इसके बाद हम अभी अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। हमारे जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, होटल एसोसिएशन वाले, फोटोग्राफर्स लोग हैं, उनके साथ अभी हम 4 घंटे यहाँ पर हैं। इनके साथ कर आज जो फैसले कर जाएंगे यहाँ से मेहताब बाग से बिल्कुल देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगामी दिनों में ताजमहल के टिकट सिर्फ 2 घंटे के अंदर मिल जाया करेंगी। आगरा आए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने सर्किट हाउस में बैठक कर ताजमहल को रात्रि दर्शन के लिए खोलने के साथ अन्य विषयों पर भी चिंतन किया। विश्वदाय स्मारकों पर लपकों और अवैध लपकों, वहां गाइडों पर भी लगाम कसने के मंत्री जी ने निर्देश दिए। आगरा शहर में जहां हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं, तो वहीं ताज परिसर में घूम रहे लपकों के कारण सैलानियों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं सब को देखते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने सर्किट हाउस में जिले भर के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें महेश शर्मा ने साफ साफ कहा कि लपकागिरी आगरा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे हमारे देश और शहर की बदनामी होती है। वहीं ताज परिसर में सीमित लोग ही काम करेंगे जिन्हें प्रशासन द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। यदि इन स्वीकृत लोगों के अलावा कोई भी ताज परिसर में माली या लपकागिरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ महेश शर्मा ने ये भी कहा कि ताज परिसर में काफी भीड़ रहती है, जिससे आने वाले सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब ताजमहल की टिकट केवल 2 घंटों के लिए ही मान्य होगी। यदि उसके बाद भी किसी को ताजमहल में समय बिताना है तो उसे दोबारा से टिकट लेनी होगी और इसका आदेश भी जल्द ही पारित कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक अकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
Sri Balaji Jewelers, Fortune Tower near Kargil Petrol Pump, Agra. Phone number 9719 333 563 or 9759 333 992. श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। दलित बस्तियों में जन समस्याओं को लेकर बीएसपी ने नगर निगम पर किया प्रदर्शन, जहां विभागीय लोगों की ढिलाई पर उन्होंने भारी नाराजगी जताई। बसपाइयों ने इस मौके पर निगम प्रशासन को चेतावनी दी और अंबेडकर जयंती से पहले सभी शिकायतों को दूर करने की मांग की। आगरा में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा पूर्व में 20 सालों से निकलती है और आज हमने नगर आयुक्त जी को, हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी सहित, कुशवाहा जी सहित हमने एक ज्ञापन दिया है कि आगरा की सफाई, भवनों की रंगाई पुताई, लाइट व्यवस्था और ये सुचारू रूप से जो इनको करना चाहिए वो उसके संदर्भ में हमने एक ज्ञापन दिया है। तो नगर आयुक्त जी ने हमें आश्वस्त किया है कि सारे काम हो जाएंगे। आज हमने नगर आयुक्त जी को, जो अपना 14 अप्रैल का बहुत बड़ा आगरा के अंदर कार्यक्रम होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो हमने आज एक तो सीवर की बहुत समस्या है, टीला नंदराम वगैरह कई बार हम लोग वहाँ स्थिति भी देख के आए हैं, पूरा सीवर उफर रहा है। वहाँ के जो निवासी हैं वो पता नहीं किस हालत में वहाँ रह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई व्यक्ति वहाँ 1 घंटे नहीं रुक पाता है, बेचारे वो लोग इस हालत में किस तरह से रह रहे हैं। तो हमने कई दिन पहले भी नगर आयुक्त जी से समय मांगा था और नगर आयुक्त जी ने कई बार हम लोगों से कहा कि आज अखिलेश जी आ रहे हैं, आज ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो कल हमने ज़्यादा स्टेप करने से कहा कि सर हमें आज या तो समय दीजिए, अन्यथा हमारे बीएसपी के लोग आपके यहाँ कार्यालय पर बैठ के कोई काम नहीं होने देंगे। जब उन्होंने जाके हमें यहाँ आज समय दिया है और हमें आश्वस्त भी उन्होंने किया है। आगरा जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली कितनी लचर और धीमी है, इसे बताने के लिए किसी विभाग में जोन की जरूरत नहीं है। इसको सड़कों पर भी देखा जा सकता है, जिसका उद्घाटन दिल्ली आगरा हाईवे के किनारे बने सर्विस रोड पर देखने को मिला, जहां 2 दिन पहले एक ट्रक पलटने से रास्ता जाम हो गया और उसकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा, जिसके चलते राहगीरों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली आगरा हाईवे किनारे सर्विस रोड पर 3 दिन से सड़क पर चलने वाले राहगीरों को
परेशानी पहुंचाने के लिए उल्टा पड़ा ये ट्रक आगरा प्रशासन की धीमी कार्यप्रणाली को उजागर कर रहा है और आगरा की जनता को बता रहा है कि आगरा में जब तक किसी एक्सीडेंट में कोई जनहानि नहीं हो जाती, जनता का गुस्सा सड़कों पर नहीं फूटता, तब तक जिला प्रशासन की नींद नहीं टूटती। फिलहाल यहां से गुजरने वाली जनता परेशान होकर प्रशासनिक अधिकारियों को कोस रही है। देखिए रोड एक ही रोड है, सिंगल रोड है, यहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत होती है। कहीं साइड से निकलते हैं, हाईवे चल रहा है, कोई ऊपर जाता है नीचे आता है, ये इसके हटना चाहिए इसको और काफ़ी दिक्कत हो रही है इसका। अभी इसमें प्रशासन की बहुत ढील है, इसकी लापरवाही की वजह से ये ट्रक इधर आया और गिरा, उसके बावजूद प्रशासन को दिखाई नहीं दिया। आ रही है मतलब बीच में ट्रक पलटा हुआ है, करीब 4 दिन करीब होगी तो उठा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, प्रशासन इसकी कोई ध्यान नहीं देगा इसमें और आने जाने बहुत दिक्कत परेशानी। इसकी कमी मानते हैं आप इसमें प्रशासन की कमी है सारी प्रशासन। मिली सूचना के अनुसार 3 दिन पहले स्कूल बस को बचाते समय ये ट्रक पलट गया था, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी और शायद यही कारण है कि प्रशासनिक अधिकारी इस ओर से बेपरवाह होकर सो गए। तब से अब तक ये ट्रक इसी अवस्था में रोड पर रास्ता जाम करके पड़ा हुआ है, जिसके चलते तमाम राहगीरों को और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जिसमें सोचने वाली बात है कि अगर इस एक्सीडेंट में किसी जनहानि की सूचना मिलती तो क्या तब भी ये ट्रक इसी अवस्था में पड़ा रहता? शायद नहीं, क्योंकि तब तक प्रशासन की नींद टूट चुकी होती, क्योंकि जिला प्रशासन को शायद जनता के शोर शराबे की आदत सी पड़ गई है, जो बिना किसी हंगामे के कोई भागदौड़ तैयार नहीं होते। DVVNL की एक मुश्त रकम योजना जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में सफल रही, वहीं शहरी इलाकों को लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए, जिसके चलते DVVNL अपने बीते वर्ष के बकाया को वसूल करने में असमर्थ रहा है। वहीं विभागीय अधिकारी इस योजना के जरिए बकाया न वसूलने के चलते बकायादारों के लिए अभियान चलाने की योजना बना रहे हैं। DVVNL ने अपने विभाग की बकाया राशि को वसूलने के लिए एक मुश्त रकम योजना शुरू की थी, जिसे 28 मार्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इस योजना में सरकारी बिजली विभाग को जितनी सफलता ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हुई, उतनी ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं से निराशा। दक्षिणांचल विद्युत विभाग ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल पर ब्याज में 100% छूट दी थी, जिसका ग्रामीण उपभोक्ताओं ने भरपूर लाभ उठाया और विभाग ने पूरे जोन से 86,000 उपभोक्ताओं से 140 करोड़ रुपए का बकाया लिया। लेकिन सरकारी बिजली विभाग को शहरी क्षेत्र में इस योजना को लेकर इतनी सफलता नहीं मिल पाई, जिसे लेकर विभागीय अधिकारियों को निराशा का सामना करना पड़ा। ये सरकार की तरफ से जो 100% छूट थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक मुश्त समाधान योजना चलाई गई थी, उसमें करीब 86,000 पूरे जोन में 86,000 उपभोक्ताओं ने उसका लाभ उठाया और उसमें करीब 140 करोड़ रुपये की प्राप्ति ब्याज काट के विभाग को हुई है। आगरा जोन में हम लोगों को टारगेट 100 करोड़ का दिया गया है, जिसमें हमने 140 करोड़ रुपया वसूला। ग्रामीण क्षेत्र में मिली सफलता को देखकर DVVNL ने इस योजना को शहरी क्षेत्र में भी शुरू करने की योजना बनाई, जिससे शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से भी बकाया वसूला जा सके। विभाग में शहरी उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर 50% की छूट देने की घोषणा की, जिसे शहरी उपभोक्ताओं ने नामंजूर करते हुए एक मुश्त रकम योजना को अनदेखा कर दिया, जिसके चलते विभाग को बकाया वसूलने में निराशा का सामना करना पड़ा। फिलहाल DVVNL की योजना बनाने वाली कमेटी ने इस योजना को हमेशा के लिए बंद करने का मन बना लिया है और विभागीय लोगों को विभाग का बकाया वसूलने के लिए अभियान चलाने के आदेश जारी किए हैं। रोडवेज ने ISBT बस अड्डे पर विभागीय लोगों के सहयोग से अवैध वाहनों को हटाने का अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग न मिलने से रोडवेज विभाग के लोग काफी हताश हैं। वहीं ISBT पर व्यापार करने वाले दुकानदार रोडवेज के इस अभियान से काफी खुश और पुलिस के सहयोग न करने के कदम से निराश हैं। ISBT बस अड्डे पर रोडवेज विभाग ने अवैध वाहनों को बस अड्डे से 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जो ISBT बस अड्डे के आसपास के माहौल को तो साफ सुथरा बनाए हुए है, साथ ही विभाग के राजस्व को लग रहे चूने को भी समाप्त करने की कोशिश में है, जिसमें रोडवेज द्वारा पुलिस प्रशासन से मांगा गया सहयोग नहीं मिल रहा, जिसके चलते रोडवेज कर्मियों को खुद ही अभियान को सफल बनाने के लिए मोर्चा संभालना पड़ रहा है। देखिए, ये अभियान की कोई निश्चित तिथि नहीं है। ये अभियान तो एक तरह से क्रमिक रूप से है, हमेशा चलता ही रहेगा। अभी फिलहाल जो गाड़ियाँ डग्गेमार गाड़ियाँ आया करती थी, यहाँ शासन के भी आदेश हैं, हमारे परिवहन निगम मुख्यालय के भी आदेश हैं। अभी हमारे परिवहन निदेशक महोदय का भी लेटेस्ट आदेश आया था। आदेश यह है कि किसी भी बस अड्डे से 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर से कोई भी प्राइवेट बस या डग्गामार बस संचालित न की जाए। इसी क्रम में हमारे परिवहन निगम महोदय का लेटर आया कि डिपो स्तर पर एक टीम गठित कर दी जाए
यदि बस अड्डे के बाहर से 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर से कोई भी अनधिकृत वाहन या गतिमान वाहन संचालित हो रही है तो उन्हें वहाँ से विस्थापित कर दिया जाए, उन्हें बस अड्डे के 1 किलोमीटर के अंदर संचालित न करने दिया जाए। एआरएम राजेश कुमार की माने तो आईएसबीटी बस अड्डे पर अवैध वाहन रोडवेज विभाग का आर्थिक रूप से काफी नुकसान कर रहे थे, साथ ही रास्ते में जाम लगाने का कारण भी बन रहे थे, जिसे लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम बस अड्डों पर अवैध वाहनों के अतिक्रमण को हटाया जाए, उन्हें बस अड्डों से 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए। इस काम में पुलिस प्रशासन का सहयोग भी मिलेगा, जबकि आगरा पुलिस रोडवेज विभाग का इस अभियान में कोई सहयोग नहीं कर रही, जिस पर एआरएम का कहना है कि पुलिस का सहयोग मिले या न मिले, हम इस अभियान को सफल बनाकर ही रहेंगे। अपने विभागीय राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करने में आगरा आरटीओ कार्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आगरा आरटीओ सिटी अशोक कुमार के अनुसार 4 जिलों के जोन में आगरा जोन पहले स्थान पर है, जिसने अपने लक्ष्य का 83.9% प्राप्त किया है, जिसके लिए आरटीओ ने विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। आगरा संभागीय परिवहन विभाग के आगरा जोन ने अपने राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आगरा आरटीओ सिटी अशोक कुमार ने बताया कि आगरा जोन को परिवहन विभाग से सालाना 296 करोड़ 58 लाख रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने मेहनत की और 265 करोड़ 9 लाख की राशि प्राप्त की, जो अपने लक्ष्य राशि का 83.9% है और पूरे उत्तर भारत में सभी जोन में पहले स्थान पर है। 2013-14 में हमारे पूरे जो संभाग का जिनमें 4 जिले हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, टोटल हमारा जो साल भर का लक्ष्य था वो था 296 करोड़ 58 लाख जी, जिसमें से हमने जो प्राप्ति करी 265 करोड़ 9 लाख रुपए की प्राप्ति करी। ये हमारा 89.38% प्राप्त किया गया है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है संभाग। मतलब इतना किसी भी इतने प्रतिशत प्राप्ति किसी भी अन्य संभाग ने नहीं किया। परिवहन विभाग ने प्रत्येक जोन में 4 जिलों को मिलाकर एक जोन बनाया। आगरा जोन में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है। वहीं आगरा जोन में भी सबसे ज्यादा वसूली मैनपुरी और फिरोजाबाद जिलों से की गई है। फिलहाल आगरा जोन के सभी अधिकारियों को संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने के लिए बधाई संदेश मिल रहे हैं, जिसका विभागीय अधिकारी खुश होकर स्वागत भी कर रहे हैं। साथ ही आगे मिलने वाले राजस्व लक्ष्य को लेकर परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि भविष्य में मिलने वाला लक्ष्य प्राप्त किए गए लक्ष्य से ज्यादा ही होता है। कहते हैं कि गांव में पड़ी मरी तब अपनी अपनी पड़ी। कुछ ऐसा ही नजारा केंद्रीय पर्यटन मंत्री के आगमन के दौरान देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री जहां विश्वराज स्मारकों के हालात सुधारने की चिंता कर रहे थे, तो दूसरी ओर होटल एंड रेस्टोरेंट यूनियन के नेता टैक्स कम कराने के लिए ज्ञापन देने के लिए जूझ रहे थे। हमारा मेन सुझाव था रात्रि रेस्टोरेंट कैसे बने, हमने हमारी भावनाओं को समझा, कल्चरल प्रोग्राम, साइकिल प्रोग्राम, डीजल एंड म्यूजिक फाउंटेन की बात हुई है। साथ साथ हमने कहा टैक्स, जो टैक्स है टैक्स 1000 रुपये के ऊपर है, वही 1000 रुपये लग रही है। टैक्स की मार है, खाने के ऊपर मिठाई और 5% खाने पर 14%, तो उसके ऊपर भी रेस्टोरेंट मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगती है, तो 28% का टैक्स लगता है। उन्होंने जाना कि भाई प्रैक्टिकली ये गलत है, मैं इसमें वैसे लिखूँगा कि ये मेरे व्यवहार का काम नहीं है, लेकिन आप भी हैं, मैं भी इसमें कम से कम फर्क करके कम पैसे दिए जाए तो अच्छी की सुविधा दी जाए। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।